नमस्कार। आज हम मेवाड़ के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर नजर डाल रहे हैं। 1528 से 1572 के बीच का समय, महाराणा सांगा के बाद का। जी हाँ, ये वो समय था जब मेवाड़ में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। मतलब राजनीतिक तौर पर स्थिरता नहीं थी। हाँ, और इसमें हम खास तौर पर बात करेंगे रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य सिंह, फिर बनवीर और जाहिर है उदय सिंह द्वितीय की। बिल्कुल। और हमारी ये सारी जानकारी जो है वो मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह द्वितीय से उदय सिंह जैसे लेखों और दूसरे ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे मेवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, बनवीर का वो छोटा सा शासन कैसा था, पन्ना धाय का वो महान बलिदान, और फिर उदय सिंह कैसे उभरे, उनके सामने क्या चुनौतियां थीं, और हाँ, उदयपुर की स्थापना, ये सब बातें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना। तो देखिए, महाराणा सांगा के बाद पहले उनके बेटे आए रतन सिंह द्वितीय 1528 से 31 तक, फिर उनके भाई विक्रमादित्य सिंह 1531 से 36 तक। लेकिन विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वो उतने सफल नहीं रहे या लोकप्रिय नहीं थे। हाँ, ऐसा स्रोत बताते हैं। मतलब वो शायद उतने कुशल प्रशासक नहीं थे और शायद थोड़े अलोकप्रिय भी। इसी का नतीजा हुआ कि 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। अच्छा। और इससे मेवाड़ की प्रतिष्ठा को मतलब काफी ठेस पहुंची, माहौल बहुत खराब हो गया। और इसी अफरा तफरी में उदय सिंह को कहीं और भेजा गया। छोटे उदय सिंह को तब सुरक्षा के लिए बूंदी भेज दिया गया था। और यही एंट्री होती है बनवीर की। ये बनवीर कौन थे, कहाँ से आए? बनवीर जो थे वो राणा सांगा के भाई थे, पृथ्वीराज उनके बेटे थे। लेकिन उनकी माँ एक पासवान थी। पासवान मतलब वो औपचारिक रानी नहीं थी, लेकिन राज परिवार का हिस्सा मानी जाती थी। तो बनवीर हुए तो सांगा के भतीजे ही। लेकिन इस रिश्ते के कारण शायद। हाँ, इसी वजह से उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल था। मेवाड़ के जो बड़े सरदार थे वो सब पूरी तरह से उनके साथ नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करवा दी और गद्दी पर बैठ गए। जी, कुछ सरदारों की मदद से। और करीब 4 साल 1540 तक उन्होंने शासन किया। अच्छा, उनके शासन के बारे में क्या खास बातें पता चलती हैं? दिलचस्प है कि बनवीर ने, जिनका खुद का दावा थोड़ा कमजोर था, कुछ अच्छे प्रशासनिक काम भी किए, जैसे करों में राहत दी। हाँ, और जो चारण होते थे, कवि और इतिहासकार और ब्राह्मण, उनके लिए सीमा शुल्क हटा दिया, जमीनें भी दान दी। शायद ये लोगों का समर्थन हासिल करने का एक तरीका था। हो सकता है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। और उन्होंने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया, नवलखा महल भी बनवाया, और 1537 में राणा सांगा की याद में एक बावड़ी भी बनवाई थी। लेकिन अपनी गद्दी को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए उनकी नजर उदय सिंह पर थी, जो सांगा के आखिरी बेटे थे। हाँ, बिल्कुल। वो उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वही असली वारिस थे। और यहीं पन्ना धाय की कहानी आती है। जी, उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय। उन्होंने जो किया वो अकल्पनीय है। राजकुमार को बचाने के लिए अपने सगे बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने उदय सिंह को चुपके से बनवीर के चंगुल से निकाला और कुंभलगढ़ पहुंचा दिया, जहां उदय सिंह करीब 2 साल तक गुप्त रूप से रहे, आशा देवीपुरा के पास। तो मतलब चित्तौड़ में बनवीर राज्य कर रहा था और कुंभगढ़ में मेवाड़ का भविष्य पल रहा था गुप्त रूप से। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन चलनी नहीं थी। मेवाड़ के जो वफादार सरदार थे वो धीरे धीरे उदय सिंह के पक्ष में आने लगे। बनवीर ने इसे रोकने की कोशिश तो की होगी। हाँ, कोशिश की, विद्रोह को चलने की सोची, पर वो सफल नहीं हो पाए। आखिरकार 1540 में माउली नाम की जगह पर लड़ाई हुई। माउली का युद्ध। जी, इसमें उदय सिंह की सेना ने बनवीर को हरा दिया और बनवीर मारा गया। और इस तरह उदय सिंह द्वितीय का शासन शुरू हुआ। 1540 में कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। हाँ, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संयोग है कि उसी साल 1540 में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनकी पहली पत्नी जयवंताबाई सोंगरा से। लेकिन उदय सिंह के लिए रास्ता आसान नहीं था। मेवाड़ पहले ही अंदरूनी झगड़ों और फिर बनवीर के दौर से कमजोर हो चुका था। बिल्कुल, संसाधन सीमित थे। और तभी 1544 में शेरशाह सूरी ने चढ़ाई कर दी, दिल्ली का शासक। हाँ, अब मेवाड़ के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो शेरशाह का मुकाबला कर सकें। तो उदय सिंह ने अपनी प्रजा को और नुकसान से बचाने के लिए एक तरह से समझौता किया। चित्तौड़ की चाबियां शेरशाह को सौंप दी,
कुछ शर्तों के साथ। ये एक बड़ा फैसला था। इसे कुछ लोग शायद कमजोरी की निशानी माने। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन शायद ये उस वक्त की जरूरत थी। एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है ये, पर इसने उदय सिंह और उनके सलाहकारों को सोचने पर मजबूर किया कि चित्तौड़ अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। और यहीं से नई राजधानी का विचार आया, उदयपुर का। बिल्कुल। उदयपुर की एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए। तो 1559 में गिरवा की पहाड़ियों के बीच काम शुरू हुआ। एक झील बनाई गई, उदय सागर, और 1562 तक ये झील पूरी हुई। ये नई राजधानी कहलाई, उदयपुर। एक दूरदर्शी कदम, लेकिन चुनौतियां तो फिर भी रही होंगी। बिल्कुल। 1557 में हरमाड़ा की लड़ाई हुई, जिसमें उन्हें मारवाड़ के मालदेव राठौर से हारना पड़ा। मेड़ता उनके हाथ से निकल गया। फिर 1562 में उन्होंने मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी, जब मुगलों ने मालवा पर कब्जा कर लिया। और फिर सबसे बड़ा टकराव अकबर के साथ। हाँ, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ जीतने का पक्का इरादा कर लिया। जब उदय सिंह को ये पता चला तो उन्होंने अपने सरदारों से सलाह की। और क्या फैसला हुआ? सलाह यही हुई कि राजा का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। तो उदय सिंह अपने राजकुमारों के साथ गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। चित्तौड़ की रक्षा का भार राव जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों को सौंप दिया। और फिर वो भयानक घेराबंदी हुई चित्तौड़ की। जी, करीब 4 महीने तक चली। बहुत वीरता से लड़े राजपूत, लेकिन आखिर में 23 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि उसके बाद वहां बहुत भयानक नरसंहार हुआ। किले के रक्षकों के साथ साथ हजारों की संख्या में आम नागरिक भी मारे गए। ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। चित्तौड़ हाथ से चला गया। इसके बाद उदय सिंह ने क्या किया? उन्होंने अपनी राजधानी पूरी तरह से उदयपुर को बना लिया। वहीं से शासन चलाते रहे। 1572 में गोगुंदा में उनकी मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकार का क्या हुआ? सुना है उसमें भी कुछ पेच था। उनके तो कई बेटे थे। हाँ, उनके 24 बेटे थे। उनकी एक प्रिय पत्नी थी, रानी धीरभाई भटियाणी। वो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल गद्दी पर बैठे। उदय सिंह ने शायद हामी भी भर दी थी। लेकिन जब उदय सिंह का देहांत हुआ तो मेवाड़ के सरदारों ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र प्रताप ही असली हकदार हैं, और 1 मार्च 1572 को उन्होंने महाराणा प्रताप का राजतिलक कर दिया। जगमाल को गद्दी नहीं मिली। तो ये पूरा दौर अगर हम देखें, करीब 44 साल का, इसमें मेवाड़ ने बहुत कुछ देखा। अंदरूनी कलह, बाहरी हमले, पन्ना धाय जैसा अद्भुत त्याग, बनवीर का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शासन, उदय सिंह का संघर्ष और टिके रहना, और सबसे बढ़कर चित्तौड़ जैसे किले के हाथ से जाने के बावजूद उदयपुर के रूप में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। इससे कुछ बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि सत्ता कितनी नाजुक चीज है। हाँ। दूसरा, बनवीर के मामले में हमने देखा कि वैधता मतलब लेजिटिमेसी कितनी जरूरी होती है। तीसरा, पन्ना धाय ने दिखाया कि कर्तव्य के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया जा सकता है। और उदय सिंह, चित्तौड़ खोने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उदयपुर की नींव रखी। हाँ, उन्होंने भविष्य के लिए एक आधार तैयार किया। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या? कि चित्तौड़ का पतन और उदयपुर की स्थापना, ये जो बड़ा रणनीतिक बदलाव था, इसने आगे चलकर, खासकर महाराणा प्रताप के समय में, मेवाड़ की पहचान और उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, उसे किस तरह से प्रभावित किया होगा। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।